हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम UEFI बॉक्स के एरर के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जिन भी लोगों को UEFI बॉक्स में बहुत सी बार eMMC को कनेक्ट करने में अगर एरर आते हैं या कुछ एरर कोड आपको देखने को मिलते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम UEFI बॉक्स के सारे एरर कोड के ऊपर बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप UEFI बॉक्स को यूज़ करते हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपकी eMMC को जब आप कनेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ एरर कोड हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जितने भी जो एरर आते हैं वो दो कारण से आते हैं। एक तो आपकी eMMC प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुई है उस वजह से, दूसरा आपकी eMMC या तो हार्डवेयर उसका डैमेज है या फिर उसका सॉफ्टवेयर में कुछ एरर है, मतलब जिसे हमें प्रोग्राम करना होगा। तो सीधे से दो कारण होते हैं, या तो आपकी eMMC प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुई है या आपकी eMMC के अंदर इंटरनली मतलब हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ इशू है। हार्डवेयर से रिलेटेड इशू होता है तो वो उसका इंटरनली होता है, और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है तो हम उसे बॉक्स के थ्रू प्रोग्राम करके कर सकते हैं कुछ सेटिंग्स के बाद में। लेकिन इस वीडियो में हम फिलहाल में सिर्फ eMMC के जो एरर कनेक्टिविटी से रिलेटेड आते हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं, और जो सेकंड कैटेगरी है जो उसको हम बाद में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी फ़ोन की eMMC को कनेक्ट करते हैं तो उसमें हमें जो कनेक्टिंग के एरर कोड्स आते हैं उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। हम उसके ऊपर एक एक करके बात करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है, जो हमने UEFI बॉक्स की स्टार्टिंग में भी बताया था, यहाँ पर कुछ सेटिंग्स होती है VCC के वोल्टेज को लेकर के और VCC-Q के वोल्टेज को लेकर के। बहुत सी बार वोल्टेज वेरिएशंस की वजह से भी इशू आते हैं, और बहुत सी बार क्लॉक सिग्नल की वजह से भी आते हैं, और बहुत सी बार बस विड्थ की वजह से भी आते हैं। ये सब ऑलरेडी हम पहले के लेसन्स में बता चुके हैं, और इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो आज से पहले कभी भी YouTube पर कभी भी किसी ने शेयर नहीं किया है। लेकिन हम हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर जितनी भी ट्रेनिंग वीडियोस बनाते हैं उन सभी के अंदर सभी बातों को बताते हैं, और ख़ासकर उन बातों को बताते हैं जो आपको कभी ना किसी इंस्टीट्यूट में मिलने वाली है ना किसी YouTube चैनल के ऊपर मिलने वाली है। UEFI बॉक्स के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हम आज इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं जिनके बाद आपको कनेक्टिविटी से रिलेटेड कभी भी कोई इश्यूज नहीं आने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे UEFI बॉक्स के साथ में हमने कुछ यहाँ पर एडाप्टर्स रखे हुए हैं। देखिए, नॉर्मली UEFI बॉक्स का एडाप्टर V2 जो हमें बॉक्स के साथ मिलता है वो इस तरीके से मिलता है। आपने देखा होगा बहुत सी बार कभी किसी को जब किसी फ़ोन कनेक्ट करने में CMD का एरर आता है या किसी भी तरह कोई एरर आता है, तो उसमें ये बताया जाता है कि जो हमारा ये V2 एडाप्टर होता है इसके बैक साइड पर यहाँ पर देखिए, तो देखिए ये जो हमारा V2 एडाप्टर में यहाँ पर जो 4 लेग का रेजिस्टेंस होता है उसे निकाल करके इन चारों पॉइंट को डायरेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ हैंडसेट तो कनेक्ट होते हैं, मतलब जिस हैंडसेट के लिए हमने डायरेक्ट किया था, जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी में कभी इशू आता है, हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट हो जाता है। कभी सैमसंग में भी ऐसा होता है कि सैमसंग के फ़ोन में आप कनेक्ट करते हैं इनको जंपर करके तो कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब आप इनको जंपर कर देते हैं, इस रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, तो कुछ दूसरे हैंडसेट कनेक्ट होना इसके अंदर बंद हो जाते हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जैसे जो ओप्पो, रियलमी के हैंडसेट आते हैं उनके अंदर जो CL के और CMD का रेजिस्टेंस लगा होता है उसकी वैल्यू अलग होती है, और जो सैमसंग के फ़ोन होते हैं उनकी वैल्यू अलग होती है। और जो हमारा UEFI बॉक्स के साथ V2 एडाप्टर मिलता है उसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो 100 ओम्स के इसके अंदर रेजिस्टेंस, मतलब ये 4 लेग का ग्रुप रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इसमें 100 ओम्स की ऐसी 4 लाइन है इसके अंदर। आप सभी को पता होगा कि हमने मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग के लेसन्स के अंदर जो रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेनिंग वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने इसके बारे में डिटेल में बताया था। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको उसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हम हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। तो देखिए, जब भी आप इस रेजिस्टेंस के साथ में किसी भी तरह का कुछ शॉर्ट या कुछ पॉइंट को डायरेक्ट करते हैं तो कुछ हैंडसेट कनेक्ट होते हैं, कुछ कनेक्ट नहीं होते हैं। उसके पीछे रेजिस्टेंस का वेरिएंट होता है जो कि अलग अलग फ़ोन के अंदर, अलग अलग ब्रांड के अंदर अलग अलग होता है, जिस वजह से वो कनेक्ट होने में इशू करते हैं। तो अगर आप किसी भी तरह के इनके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं तो वो हैंडसेट आपका कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो नॉर्मली पहले बिना कुछ मॉडिफिकेशन के कनेक्ट हो रहे थे तो वो कनेक्ट होना बंद हो जाते हैं। अब देखिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस एडाप्टर के अंदर तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप किसी, जैसे आप सैमसंग के लिए मॉडिफाई अगर इसको कर रहे हैं या कुछ पॉइंट को शॉर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपके चाइनीज़ ब्रांड्स जैसे ओप्पो, वीवो, शाओमी ये कनेक्ट होना बंद हो जाएंगे। अगर आप उनके हिसाब से यहाँ पर 100 ओम्स के रेजिस्टेंस लगाते हैं वापस से, तो आपका सैमसंग कनेक्ट होने में इशू करेगा, या कुछ सैमसंग के कनेक्ट होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ ओप्पो, वीवो कनेक्ट होंगे, कुछ ओप्पो, वीवो, शाओमी के कनेक्ट नहीं होंगे।
तो उसके लिए हमारी टीम ने बहुत ही रिसर्च करके ये जो 2 एडाप्टर बनाए थे। एक ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको हमने V1 नाम दिया है, और एक ये वाला जो एडाप्टर है ये V2 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर V1 एडाप्टर के अंदर हमने एक स्विच लगाया हुआ है, और जो हमारा V2 एडाप्टर है उसके अंदर 3 स्विच लगे। इसमें देखिए एक 4 स्विच भी है पर वो यूज़ में नहीं आता है, इसलिए इसको कट किया हुआ है। तो इसके अंदर 3 स्विच है, जो मतलब 3 स्विच है इसके अंदर, जिसे ज़रूरत पड़ने के लिए डेटा ज़ीरो CMD CLK पर यूज़ किया जाता है। और कुछ हैंडसेट के अंदर पुल अप वोल्टेज की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे कि हमारे पहले ट्रेनिंग वीडियो जो हम UMT लेसन्स बनाते थे उसमें भी आपने देखा होगा, जो बिना रेजिस्टेंस के हम किसी फ़ोन को कनेक्ट करते थे तो उसमें कनेक्ट नहीं होते थे, लेकिन रेजिस्टेंस पुल अप लगाने के बाद में वो फ़ोन कनेक्ट हो जाते थे। तो इस वजह से हमने और हमारी टीम ने मिल करके बहुत ही रिसर्च के बाद में ये 2 एडाप्टर बनाए थे। इन एडाप्टर की खासियत ये होती है, जो हमारा V1 एडाप्टर है, ये वाला एडाप्टर है, ये देखिए यहाँ पर जो इसमें हेडर पिन होती है इसे निकाला भी जा सकता है। और अगर किसी हैंडसेट में कनेक्टिविटी का इशू आता है तो इस स्विच को ऑन या ऑफ करके आप उसके कनेक्शन को सही कर सकते हैं। वैसे ही हमने ये स्पेशली सैमसंग के लिए बनाया हुआ ये जो हमारा V2 एडाप्टर है, इसमें जब भी हम किसी सैमसंग के फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, अगर कनेक्टिविटी में इश्यू आता है, जैसे आप इस एडाप्टर को अगर यूज़ करते हैं, तो इस एडाप्टर को यूज़ करते समय अगर सैमसंग के फ़ोन में कुछ एरर आता है तो आप इस एडाप्टर को यूज़ करें। और इस एडाप्टर को यूज़ करते हैं जब, तो अगर सैमसंग का फ़ोन कनेक्ट नहीं होता है तो हमें जो 1 नंबर का स्विच है उससे ऑन कर देना है, ऐसा ऊपर कर देना है उसे। अगर उसके बाद में भी इसमें कुछ इशू आता है तो हमारा सेकंड स्विच को आप ऑन कर दीजिए। इतने में तो आपका हैंडसेट कनेक्ट हो ही जाना है। अगर फिर भी कोई इशू आता है तो आप थर्ड स्विच को ऑन कर देते हैं, तो सैमसंग के फ़ोन इसके अंदर 101% कनेक्ट हो जाएंगे। वैसे ही अगर किसी ओप्पो, रियलमी, शाओमी, वीवो या किसी चाइनीज़ ब्रांड में अगर आपको इशू आता है तो आप इस एडाप्टर को यूज़ कीजिए और इजीली आपके फ़ोन जो है eMMC के मतलब जो एरर आते हैं कनेक्टिविटी में वो यहाँ से निकल जाएंगे। और देखिए बहुत से हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि सर आपका जो UFI बॉक्स का एडाप्टर आप यूज़ करते हैं उसमें किस तरह का आपने ये कनेक्टर लगाया। तो देखिए ये कनेक्टर आपको मार्केट में ये जो एडाप्टर ISP एडाप्टर का फीमेल है ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये हमारी वेबसाइट gsmclinic.com पर आपको इजीली मिल जाएगा, जो कि इस तरह से आता है। देखिए यहाँ पर हमने आपको दिखाया, ये हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, इसे आप परचेज़ कर सकते हैं। जिसमें देखिए आपको इस तरह से ये मेल पिन और ये फीमेल पिन मिलेगी। यहाँ पर डेटा ज़ीरो CMD CLK ये भी लिखा हुआ है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इस तरह से जो पिन आती है इसको लगा देने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम ISP जंपर करते हैं तो फ़ोन को डिस्कनेक्ट करने के मतलब जंपर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए इस तरह से हमारा जो एडाप्टर है वो हो जाता है। ये देखिए ये हमने निकाल दिया। इसको लगाने के बाद में यहाँ पर आपको बैक साइड से यहाँ पर इसे सोल्डिंग करना होता है और उसके बाद में जो आपका एडाप्टर होता है वो इस तरह से बन जाता है। अब देखिए इन 3 एडाप्टर के रखने से हमें क्या बेनिफिट होता है मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखिए आपके पास अगर इसमें 3 तरह के एडाप्टर होते हैं, एक तो देखिए ये आपका नॉर्मल एडाप्टर जो आपको UFI बॉक्स के साथ में ही मिलता है और नॉर्मली इसके अंदर 80 to 90% हैंडसेट के अंदर ISP जंपर में कनेक्टिविटी का इशू नहीं आता है। लेकिन देखिए कुछ हैंडसेट जो भी न्यू आ रहे हैं उसके अंदर CMD CLK के रेजिस्टेंस के अंदर वैल्यू कम या ज़्यादा होती है, उस वजह से इस ISP एडाप्टर में कनेक्ट करने में इशू आते हैं। तो जब भी कभी आपके पास सैमसंग के हैंडसेट में कोई इशू आता है तो आप ये V2 हमारा एडाप्टर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ओप्पो, रियलमी, शाओमी में प्रॉब्लम आती है तो आप इस वाले V1 एडाप्टर को यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिंगल स्विच है, यहाँ पर इसमें 3 स्विचेस हैं। तो इस तरह से इन तीनों एडाप्टर के आने के बाद आपको कभी भी UFI बॉक्स के अंदर एरर कोड की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत से जो न्यू टेक्नीशियंस हैं जिन्होंने UFI लाइट एडाप्टर को परचेस किया था इस V2 एडाप्टर के साथ में, उसमें कनेक्टिविटी का इशू आता था। लेकिन अगर आप इस UFI लाइट टूल को इस V1 एडाप्टर के साथ में अगर परचेस करते हैं या फिर V2 के साथ परचेस करते हैं या दोनों के साथ में परचेस करते हैं तो आप इस UFI लाइट में भी eMMC की जो अनलॉकिंग वगैरह जो यूज़र एरिया की होती है वो इससे कर सकते हैं। और देखिए इस वीडियो में हमने इन दोनों एडाप्टर के बारे में इसलिए बताया, देखिए वैसे तो ये हमारी टीम के रिसर्च के बाद बनाए गए हैं, ये आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि ये हमारी वेबसाइट पर ही मिलते हैं। और इस V2 एडाप्टर के बारे में हम ये नहीं कहते कि कंपनी को भी मतलब UFI बॉक्स बनाने वाली कंपनी को भी आपको ये 2 एडाप्टर देने चाहिए, ऐसा हम नहीं कहते। क्योंकि देखिए इसमें जो कनेक्टिविटी में इशू आते हैं उसको हमने और हमारी टीम ने काफ़ी सालों की मेहनत के बाद इन 2 एडाप्टर को बनाया है
और इन दो एडाप्टर की और खासियत ये है कि देखिए, अगर आपने हेडर पिन में इस फीमेल को जंपर किया हुआ है तो इसके अंदर आप इस हमारे मॉडिफाइड एडाप्टर को भी यूज़ कर सकते हैं, V2 और V1 दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बस यही होता है कि जो भी कनेक्टिविटी से रिलेटेड इशू आते हैं, जो CMD CLK के रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज़्यादा होने की वजह से हमारे UFI बॉक्स में एरर आते हैं, वो इन दो एडाप्टर को अलग से लेने के बाद में आपकी जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी। और हम हमारे पहले के भी बहुत सारे ट्रेनिंग वीडियोस में बता चुके हैं कि इस तरह के मॉडिफाई एडाप्टर होने से, जैसे ये तो हमें साथ में मिलता है, दो अलग से लेने होंगे, तो ये 3 एडाप्टर होने के बाद में हमें कभी भी ISP एडाप्टर से रिलेटेड कनेक्टिंग के कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। 99% अगर आपके कनेक्टिविटी की वजह से इशू है तो इस ओरिजिनल V2 एडाप्टर के बाद में इन 2 एडाप्टर लेने के बाद में आपको कभी भी किसी तरह का कोई इशू नहीं आने वाला है कनेक्टिविटी का। रही बात MMC के जो सेकंड कैटेगरी की मैंने कनेक्टिंग के जो एरर बताए कि जो इंटरनली हार्डवेयर डैमेज होने या सॉफ्टवेयर की वजह से होते हैं, उसे हम नेक्स्ट लेसन में कवर करने वाले हैं। देखिए, वैसे तो UFI बॉक्स के साथ में जो ये एडाप्टर आते हैं उसके अंदर भी आप मॉडिफिकेशन करके इसे यूज़ कर सकते हैं और कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन एक ही एडाप्टर में अगर आप बार बार मॉडिफिकेशन करेंगे तो आपका ये एडाप्टर ख़राब हो सकता है, जो कि मार्केट में कुछ फिर 400, 500 या 600 रुपये तक का मिलता है। तो उससे अच्छा है कि इस एडाप्टर के साथ में इस तरह के 2 मॉडिफाई आप एडाप्टर परचेस कर लीजिए, उसके बाद में आपको कभी भी कनेक्टिविटी की कोई इशू नहीं आएगा। और अगर आप अपने UFI के जो ओरिजिनल V2 एडाप्टर है उसको इस तरह से यूज़ करना चाहते हैं, मेल फीमेल कनेक्टर ला के, जो कि हमारी वेबसाइट पर आपको GSM क्लिनिक पर अवेलेबल है इस तरह से, तो आप उसे वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और इस एडाप्टर में हमें मॉडिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों एडाप्टर के आने के बाद में आपकी कनेक्टिविटी के ऑलमोस्ट 99% एरर जो है वो रिमूव हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।